सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बेटा आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं डॉक्टर के.एन. मोदी ग्लोबल स्कूल हिंदी अध्यापिका नम्रता गुप्ता, हिंदी पाठ 6 जुम्मन, जिसके कवि श्री वंशीधर श्रीवास्तव जी हैं। बेटा मैंने आपको पार्ट 1 में आपको बताया था कि जुम्मन कौन है और वह कपड़े कैसे सिलता है, उसके लेखक के पिताजी को कपड़े किसके पसंद थे, तो मैंने आपको यह बताया था। अब आगे चलते हैं कि जुम्मन जो है ये भी बताया था कि जुम्मन जो है जो कार्य करता था वह निपुणता से करता था और एक मगन होकर करता था, कार्य लगन और मगन के साथ करता था। तो अब आगे चलते हैं। जुम्मन कभी काम को बेगार की तरह नहीं करते थे। तो जुम्मन जो है अपना काम जो है अच्छी तरह से करते थे, उसको बेगार नहीं समझते थे। गांव में सभी तो उनके सगे थे और कोई उनका भाई था तो कोई भतीजा, कोई नाती था तो कोई चाचा, मतलब जो गांव के लोग होते हैं सब एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। ऐसे ही जुम्मन के थे। जुम्मन के सभी सगे संबंधी लगते थे। कोई उनको भाई था तो कोई भतीजा था और कोई नाती था और कोई चाचा था। और अब कौन कितनी सिलाई देता है, जुम्मन ने कभी इसकी चिंता नहीं की। मतलब जैसे अब आजकल तो है ना, एकदम रेट बता देते हैं कि हमें इतना ही लेना है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले कोई बताता नहीं था, सब अपनी इच्छा से ही देते थे। तो जुम्मन को भी इसकी कोई चिंता नहीं होती थी। सिलाई में सब उन्हें पैसे ही दें ऐसी बात भी नहीं थी। मतलब लेखक कह रहा है कि सिलाई में ऐसा भी नहीं था कि सब पैसे दें। गांव की ग्वालिनों ने दूध दही छोड़कर उन्हें कभी कुछ नहीं दिया और जमींदार और कई अच्छे किसानों से जुम्मन कभी पैसे लेते ही नहीं थे। फसल के समय जुम्मन के घर अनाज पहुंच जाता था और सभी कभी खलिहान में जाकर उनके लड़के ले आते थे और कभी लोग स्वयं उनके यहाँ पहुंचा जाते थे। मतलब बताया कि पहले जो है जो ग्वालिन थी वो कभी जो है पैसे नहीं देती थी, वो बस दूध दही दे देती थी। और जो किसान थे वो जुम्मन को अनाज देते थे। जब फसल करती थी तो अनाज देते थे, तो चाहे तो घर पहुंचा देते थे अनाज और या उनके लड़के उनके खेतों से ले आते थे। तो जुम्मन के घर की मरम्मत के लिए खपरेल गांव का कुम्हार देता था। खपरेल होती है बेटा मिट्टी के से जो पका कर जो बनते हैं और छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं जिनसे छत बनाई जाती है। जैसे आजकल तो टाइल्स होती हैं तरह तरह की, आपने देखा होगा छत पर ऊपर जो अलग तरह की टाइल्स लगती हैं, पहले वो मिट्टी से पकाकर बनाई जाती थी। तो वो कौन देता था? कुम्हार देता था। और जुम्मन शादी विवाह या त्योहारों के अवसर पर उसके कपड़े बिना सिलाई लिए सी दिया करते थे। मतलब जो शादी वगैरह होती थी तो जुम्मन उनके कपड़े बिना सिलाई मतलब फ्री में ही सिल देते थे। जुम्मन तो पूरे ग्राम परिवार के प्राणी थे, उन्होंने कभी अपने को अलग समझा भी नहीं था। मतलब जुम्मन का जो पूरा जो परिवार था, गांव का जो था वो सब वो परिवार ही था। जुम्मन कभी अपने को अलग नहीं समझते थे। मेरे घर पर यदि कभी मुंडन जनेऊ होता तो जुम्मन अपने पूरे परिवार के साथ आते, बिरादरी वालों की तरह जीमते और जाते समय परोसा भी ले जाते। मतलब अब लेखक बता रहा है कि जब लेखक के घर पर मुंडन होता है बेटा, एक बाल जो उतरते हैं उसे तो मुंडन बोलते हैं। जनेऊ होता है गले में यहाँ तक बगल के नीचे तक, हाथ के नीचे तक धागा डाला जाता है, उसको बोलते हैं जनेऊ। तो जब उसका भी एक त्योहार सा होता है, जैसे पूरे परिवार के साथ एक फंक्शन मनाया जाता है। तो वो कह रहा है कि जब मेरे घर में मुंडन जनेऊ होता तो पूरे परिवार के साथ जुम्मन आते थे और जैसे सब आते हैं रिश्तेदार पड़ोसी, ऐसे ही जुम्मन आते थे और खाना खाकर जाते थे। और एक परोसा, जैसे अब आजकल तो हम मिठाई का डिब्बा देते हैं, ऐसे पहले एक परोसा देते थे। तो कुछ कचौरी लड्डू ये देते थे, तो उसे परोसा बोला जाता है। दशहरे के अवसर पर गांव में जो रामलीला होती उसमें जुम्मन बड़ी प्रसन्नता से भाग लेते थे। वानरी और राक्षसी सेना के वस्त्रों की मरम्मत तो वे बिना पैसे लिए ही करते थे। कभी कभी वे नाटक में पार्ट भी लेते थे। तो मतलब बताया गया है कि दशहरे के अवसर पर जो लेखक के गांव में रामलीला होती थी तो जुम्मन जो है बड़ी प्रसन्नता से उसमें भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। और जो वानरी और राक्षसी सेना के वस्त्र थे उनकी रिपेयरिंग भी, मरम्मत रिपेयरिंग
वे बिना पैसे लिए करते थे। और कभी कभी जुम्मन उसमें नाटक में पार्टिसिपेट भी करते थे। राजगद्दी के समय भांडों का जो स्वांग होता था, भांडा है मसखरा या ठिठोलिया करने वाला, तो उसका जो नाटक होता था तो उसमें जुम्मन भी अवश्य सम्मिलित होते थे और लय से राम राज्य की मुबारकबादी गाते थे। मुबारकबादी जो होती है आपको पता ही है, जो बधाई होती है, तो बधाई गाते थे जुम्मन बड़े लय से। तो उनका गला बुरा नहीं था, मतलब अच्छी आवाज़ थी उनकी। तो मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने जुम्मन के अलावा और किसी के हाथ का सिला कपड़ा नहीं पहना। पिताजी के जीवन में गांव से भी संबंध बना रहा और जुम्मन के दर्शन भी होते रहे, पर पिताजी के देहांत के बाद वह संबंध टूट सा गया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं लगभग 8 साल के बाद गांव गया और वह भी अपने संबंधी के लड़के के विवाह में। गांव जाकर सुना कि जुम्मन बीमार है और संभवतः बचेंगे नहीं, अतः उन्हें देखने की इच्छा मैं रोक नहीं सका। मतलब लेखक बता रहा है कि जब तक मेरे पिताजी जीवित थे तो जुम्मन के अलावा उन्होंने किसी के हाथ के कपड़े नहीं पहने और पिताजी के जीवन में गांव से संबंध बना रहा। मतलब वो जब तक जीवित थे तो वो गांव में आना जाना उनका रहा और जब जाते थे गांव में तो जुम्मन को भी देख लेते थे। पर पिताजी का जब देहांत मतलब मृत्यु हो गई तो लेखक बता रहा है कि गांव से संबंध कुछ टूट सा गया, मतलब कम लिंक रहा उनसे। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब मैं मतलब लेखक जो है 8 साल बाद जब गांव गया, वो भी क्या कोई रिश्तेदार के लड़के की शादी में, तो गांव जाकर उसने सुना लेखक ने कि जुम्मन बीमार है और शायद वो बचेंगे नहीं। तो लेखक ने उनको अपनी देखने की इच्छा करी और वह अपने को रोक नहीं सका। जुम्मन का घर बाहर से बहुत नहीं बदला था पर और बहुत कुछ बदल गया। ऐसा मुझे लगा घर के बाहर पहले की तरह ही 1-2 बकरियां बंधी थी, पर गाय भैंस नहीं थी। बाहर जो तख्त पड़ा था वह कई जगह से टूट गया था। पिछले दिनों जुम्मन के यहाँ जब बहुत अधिक भीड़ हो जाती थी तो उनके ग्राहक इसी पर बैठा करते थे, पर आज तख्त को देखने से ऐसा लगा जैसे बहुत आदमी अब उस पर बैठने नहीं आते। आवाज़ देकर भीतर गया तो जुम्मन को एक पुरानी खाट पर पड़े देखा। मुझे पहचान कर उठने की चेष्टा में वे खांसने लगे। कुशल मंगल के बाद उनसे जो बातचीत हुई उसे सुनकर मैं उदास हो गया। उनकी करुण कहानी युग का इतिहास थी। वे धीरे धीरे बोले। मतलब लेखक ने बताया कि जब वह जुम्मन का घर बाहर से कुछ बदला हुआ नहीं था और बहुत कुछ चेंजेस आ गए थे अंदर। मतलब ऐसा लेखक को लगा। घर के बाहर जैसे पहले की तरह 1-2 बकरियां बंधी थीं पर गाय भैंस नहीं थी और जो तख्त बाहर पड़ा हुआ था वो कई जगह से टूट गया था। ऐसा लग रहा था पिछले दिनों जैसे जुम्मन के यहाँ जब बहुत अधिक भीड़ हो जाती थी तो ग्राहक उस पर बैठा करते थे, पर आज तख्त को देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि अब आदमियों का आना जाना कम हो गया है, मतलब यहाँ नहीं बैठते हैं। और आवाज़ देकर जब लेखक भी अंदर गए तो जुम्मन को देखा एक पुरानी खाट पर लेटे हुए और उन्होंने जो है जुम्मन ने जब लेखक को पहचाना तो उठने की चेष्टा की, लेकिन उन्हें खांसी आ गई और कुशल मंगल के बाद उनसे बातचीत हुई और लेखक उस बातचीत को सुनकर उदास हो गया और उन पर दया, उस कहानी जो उसने कहानी सुनी उस पर दया ही करुण मतलब दया थी और वे धीरे धीरे बोल रहे थे। कौन धीरे धीरे बोल रहे थे? जुम्मन धीरे धीरे बोल रहे थे। तो जुम्मन पूछ रहे हैं अब लेखक से कि तुम्हारे पिताजी की तरह पुराने विचारों के लोग गांव में रहे, मेरे सिले कपड़ों की कुछ कदर रही, पर उन लोगों के जाने के बाद तो मेरी कमर ही टूट गई। मतलब वो बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी चले गए अब, और जो पुराने विचारों के लोग अब गांव में रहे नहीं हैं, जो मेरे सिले हुए कपड़े हैं उनकी कोई इज्जत नहीं रही और उनको जाने के बाद तो अब मेरी कमर टूट गई, मतलब मैं अब ढीला पड़ गया हूँ। उस मशीन को देखकर तुम अचरज कर रहे होंगे, पर मशीन लाने की इजाज़त तो मैंने तब दी जब घर में फाके होने लगे। अब एक इलेक्ट्रिक मशीन वगैरह आती है ना, तो ऐसी मशीन थी लेखक के घर में, तो उन्होंने कहा कि अब इसको देखकर तुम मतलब इसको आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन जब घर में कुछ खाने को ही नहीं था, फाके का मतलब है कि जब कुछ भी खाने का अभाव हो जाता है, तो घर में जब फाका होने लगा, अभाव हो गया, तो मैंने
गांव के लोगों को जब विलायती कपड़े ही पसंद आने लगे और उन्होंने हथकरघे पर तैयार मोटे बस कपड़े लेने बंद कर दिए तो जुल्हाए अपनी रोटी कमाने के लिए शहर की मशीन ले आए। मतलब उन्होंने बताया कि अब जब उन्होंने ऐसे कपड़े लेने को बंद कर दिए, उन्हें ऐसे कपड़े पसंद आए विलायती, तो उन्होंने वैसी सिलाई की मशीन ले ली, मजबूर हो गए। उनके लड़के शहर में रहकर नए ढंग के कपड़े काटना सीना भी सीख गए। मतलब जो जुम्मन के लड़के थे उन्होंने शहर से ट्रेनिंग ले ली नई तरह के कपड़े काटने और सीलने की। गांव के लड़के इन्हीं नए फैशन के कपड़ों को पसंद भी करने लगे। मतलब जो गांव के लड़के हैं वो नए फैशन के कपड़े पसंद करने लगे। वे कम पैसे लेकर जल्दी सिलाई करने लगे। आने दो आने में उनका काम चल जाता था। फिर सिलाई कितनी मजबूत होती है और काट कैसी है, इसे देखने वाले कम रह गए। मतलब अब उन्होंने कहा कि जब कम पैसे लेते हैं तो अब ना तो ये देखते वो कि सिलाई कैसी है और कैसी कटिंग हो रही है, बस अब तो ऐसे ही काम चल रहा है। मेरे हाथ की सिलाई महंगी लगने लगी। मतलब जुम्मन कह रहा है कि मेरे जो मैं सिलता था भाई वो तरीके से सिलता था तो उसके हाथ की महंगी लगने लगी। धीरे धीरे लोगों ने मेरे पास आना छोड़ दिया, मतलब जुम्मन के पास जाना छोड़ दिया। जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा वे भी मुझसे मुंह चुराने लगे। मैं तो रूखी सूखी खाकर भी चलाता रहा, पर यह लड़का नहीं माना और 2 साल पहले मशीन खरीद लाया। मतलब कि मैं तो जैसे तैसे काम चला रहा था, लेकिन लड़का अब नहीं माना, वो 2 साल पहले कौन सी मशीन खरीद लाया। अब रोटी तो मिल जाती है पर घर की रौनक चली गई। मतलब वो कह रहा है जुम्मन कि जो घर में जो रौनक थी वह चली गई, जो खुशी थी। तुम तो देख ही रहे हो बेटा, अब तो एक पाव मट्ठा चाहिए तो भी खरीदना पड़ता है। पहले क्या था, ग्वाली वगैरह दे जाते थे दूध दही, लेकिन अब तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ बाजार से ही खरीदना है। जो एक पाव मट्ठा चाहिए वो भी बाजार से, और जलाने के लिए उपले भी खरीद कर ही आते हैं। यह सब कुछ मैं सह लेता हूँ बेटा, पर पास पड़ोस में जब शादी ब्याह होती है और जुम्मन को कोई पूछता नहीं तो मेरी छाती फट जाती है। मतलब अब उन्होंने कहा ये तो सब चलो कोई बात नहीं, हम खरीद लेते हैं बाजार से, लेकिन जब बहुत दुख होता है कि जब आसपास में शादी होती है और वो जुम्मन को कोई बुलाता नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि छाती फट जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक दिन था जब गांव की जितनी शादियां हुई जुम्मन के सिले हुए जामे जोड़े को पहनकर हुई, और आज मतलब जुम्मन याद करके दुखी हो रहा है कि जब एक समय था, पुराना समय, कि जब गांव में जो शादियां होती थी तो सब जुम्मन के हाथ के सिले हुए ही कपड़े पहनते थे, लेकिन आज देखो आज कुछ नहीं है। अच्छा किया बेटा तुम आ गए, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। और जुम्मन की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू की टपक पड़ी, आंखें मेरी भी गीली हो गईं। लेखक कह रहा है कि जुम्मन ने जो है उसको कहा, लेखक को कहा कि बेटा अच्छा करा तुम मुझे देखने आ गए, मेरा भाग्य भी बड़ा है। और यह कहकर जुम्मन जो है नर्वस हो गया और उसकी आंखों से 2-2 बूंद टपक गई हैं और लेखक की भी आंखें गीली हो गईं। मतलब लेखक को बहुत दुख हुआ यह बात सुनकर। आशा करती हूँ आज ये पार्ट 2 में मैंने आपको पूरा अध्याय आपको समझा दिया। आशा करती हूँ कि आप सबको इस चैप्टर को अपनी बात में, अपनी भाषा में समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।